अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैंने तख्ते को दरमियान से हथेली का जोर लगाकर बाहर गिरा दिया। उसके फर्श पर गिरने से हल्की सी आवाज़ पैदा हुई। मैंने फ़ौरन गर्दन निकालकर बाहर देखा। गोदाम खाली था, वहाँ कोई इंसान नहीं था। मैंने सबसे पहले करेट में से अपनी टांगें बाहर निकालकर फर्श से लगाईं, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं खड़ा नहीं हो सकूँगा। मैंने टांगों को 2-3 बार आगे पीछे किया और फिर करेट से बाहर निकल आया। निकलते ही मैं फर्श पर बैठ गया। मेरे घुटने दर्द कर रहे थे और पाँव जैसे सूज गए थे। मैं बैठे बैठे उनको हाथों से मसलने लगा। उनमें खून की गर्दिश तेज हुई तो पाँव में जान वापस आ गई। मैंने सामान के बड़े बड़े खोखों की ओर से गोदाम के बड़े गेट की तरफ देखा। गेट बंद था। छत काफ़ी ऊंची थी। छत के साथ दीवार पर रोशनदान बने थे, जिनमें से गरूब होते सूरज की फीकी फीकी रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने जल्दी से ऑक्सीजन मास्क बाहर निकाल लिया। मेरे सिरहाने एक लेटर भी रख दिया गया था, ताकि वहां से फरार होते वक्त मैं अपने करेट को आग लगा सकूं। मैंने यह लेटर अपनी जेब में संभाला और लकड़ी के उखड़े हुए लंबे तख्ते को करेट के साथ इस तरह से लगा दिया कि दूर से देखने पर किसी को इस पर शक न हो। अब मैंने गोदाम का जायजा लिया। इस गोदाम में कोई खिड़की नहीं थी। इसकी दीवारें बड़े बड़े पत्थरों की जोड़कर बनाई गई थीं और फिजा में बेहद नमी थी। सिर्फ चंद एक रोशनदान ही थे, जो फर्श से काफ़ी बुलंद और छत के बिल्कुल साथ साथ बनाए गए थे। इन रोशनदानों पर लोहे के जंगले लगे थे। मैं धक से रह गया। महसूस हुआ कि मैं कैद खाने में बंद होकर रह गया हूँ। अव्वल तो मैं रोशनदान तक पहुँच नहीं सकता था। अगर किसी तरह पहुँच भी गया तो रोशनदान के लोहे के जंगले को कैसे तोड़ सकूँगा। वक्त गुजरता जा रहा था। हो सकता था कि कुछ देर बाद सामान बाहर निकालने के लिए लोग आ जाएं। मैं बड़ी आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ये बात भी मेरे पेश नज़र थी कि मैं दिन की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकता था। बाहर ज़रूर पहरा होगा। मेरे पकड़े जाने का कभी इम्कान था। इसके लिए मुझे हर हालत में रात का अंधेरा हो जाने का इंतज़ार करना था। इस दौरान में गोदाम में सामान ले जाने वाले भी आ सकते थे। अगर मैं सामान के पीछे उनकी नज़रों से छुप भी जाता हूँ, तब भी मेरा एक तरफ से खुला हुआ करेट मेरा भांडा फोड़ देने के लिए काफ़ी था। अजीब उलझन के आलम में था। आखिर मैंने यही फैसला किया कि किसी तरह से रोशनदान के पास जाकर बाहर झांक कर देखा जाए कि बाहर का माहौल कैसा है। और रोशनदान गोदाम के चारों जने बने हुए थे। खुशनसीबी से एक रोशनदान के नीचे बड़े बड़े लकड़ी और टीन के संदूक ऊपर तक चले गए थे। मैं बड़ी मुश्किल से पाँव टिकाता उन संदूकों के ऊपर चढ़ गया। रोशनदान मुझसे सिर्फ 1 फुट ही ऊपर रह गया था। मैंने उछलकर रोशनदान के एहनी जंगले को पकड़ा तो मुझे महसूस हुआ कि जंगला बाहर की तरफ से खुला है, यानी उसे बाहर की तरफ खोला जा सकता है। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मुझे यूँ लगा जैसे किसी ने दर जिंदा खोल दिया है। मैंने सलाखों को मजबूती से पकड़कर अपने सर को ऊपर किया और बाहर देखा। सूरज की गुलाबी रोशनी में मुझे सामने रनवे की एक पट्टी नजर आई, जिसके पीछे नारियल और ताड़ के दरख्तों की कतारें पसे मंजर की छोटी छोटी पहाड़ियों तक चली गई थीं। यह जगह फरार होने के लिए बड़ी मौजूद थी। मैंने जंगले को आहिस्ता से 2-1 बार बाहर की तरफ धकेला। जंगला किसी छोटे से साहिबान की तरफ बाहर की तरफ से उड़कर फिर नीचे आ जाता था। मैं जल्दी से नीचे उतर आया। अब मुझे किसी रस्सी की तलाश थी। गोदाम में जगह जगह कागज और खुश घास के रेशे बिखरे हुए थे। मैंने सामान के आगे पीछे हर जगह देखा, मुझे रस्सी कहीं न मिली। अचानक मेरी नज़र एक बहुत बड़े बक्स पर पड़ी, जिसको चारों तरफ से रस्सी से बांधा गया था। यह रस्सी मेरे लिए कमाल का काम दे सकती थी। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, मगर उसकी गांठें बड़ी पक्की थीं। बहुत जल्द मेरी उंगलियां दर्द करने लगीं। मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया। दोबारा कोशिश की तो रस्सी की गांठें जाम हो चुकी थीं। मैंने सोचा कोई टीन की पतरी तलाश करनी चाहिए। अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने साथ शिकारी चाकू न रख कर किस कदर गलती की थी। मगर थोड़ी सी तलाश के बाद मुझे टीन की एक पतरी मिल गई। मैंने उसको रस्सी पर रगड़ना शुरू किया। काफ़ी वक्त के बाद मैं रस्सी को एक जगह से काटने में कामयाब हो गया। अब रस्सी को भारी संदूक के नीचे से निकालने का कठिन मरला दरपेश था। संदूक इतना भारी था कि मैं उसे उठा नहीं सकता था। मैंने जोर लगाकर रस्सी को खींचा, मगर वो संदूक के नीचे उसी तरह दबी हुई थी, ज़रा से भी अपनी जगह से न हिली। जब मैं रस्सी को संदूक के नीचे से निकालने में किसी तरह से भी कामयाब न हो सका, तो नाचार मैंने रस्सी को पतरी की मदद से चारों जगह से काट दिया। फिर उन चारों टुकड़ों को आपस में गांठों से जोड़ दिया। यह रस्सी 6 गज से ज़्यादा लंबी नहीं थी।
जबकि गोदाम की दीवार रोशनदान से नीचे 40 गज से कुछ ज़्यादा ही बुलंद हो गया। मैंने घूम फिर कर रस्सी के मज़ीद टुकड़े तलाश करने की कोशिश किया, मगर नाकाम रहा। फिर भी मैं भारी भरकम खोखों, करेटों और संदूकों के पीछे जाकर रस्सी के टुकड़ों को तलाश करता रहा। इतने में बाहर किसी भारी ट्रक के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। मैं वहीं रुक गया। यह भारी ट्रक गोदाम के दरवाजे पर आकर रुक गया। मैं भागकर पहले तो अपने ताबूतनुमा करेट के पास आया कि इसके अंदर छुप कर लेट जाऊं, मगर अब इसमें दाखिल होना और फिर उखड़े हुए तख्ते को दोबारा अपनी जगह पर लगाना मुश्किल था। मैंने तख्ते को वैसे ही करेट के साथ लगा रहने दिया और सोचा अंदर कोई आया तो कहीं छुप जाऊंगा। मैं एक करेट के पीछे खड़ा बाहर कई आवाज़ों पर कान लगे हुए था। बाहर एयरपोर्ट के लोडरों के हंस हंस कर बात करने और एक दूसरे से मजाक करने की आवाज़ें आ रही थीं। फिर गेट के खुलने की आवाज़ गूंजी। मैं लपक कर कोने वाले सामान के पीछे चला गया और सांस रोक कर वहीं बैठ गया। अब मैं दिल में एक ही दुआ मांग रहा था कि ये कम बखत लोडर इसी सामान को उठाने ना आ जाएं जिसके पीछे मैं छुपा था। ये किस्मत का खेल था। वो इधर भी आ सकते थे और नहीं भी आ सकते थे। मूवर के इंजन की आवाज़ गोदाम में गूंजी और फिर एक जगह रुक गई। मैंने दम साध रखा था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने जेब से पिस्तौल निकालकर अपने हाथ में ले लिया था। अगरचा मेरा एक पिस्तौल इतने सारे आदमियों का मुकाबला नहीं कर सकता था, ताहम मैं इतनी आसानी से गिरफ्तार होना भी नहीं चाहता था। गोदाम के दूसरे कोने से सामान लादा जा रहा था। अभी तक मैं खतरे की जद में था। ये लोडर मेरी तरफ भी आ सकते थे। मजदूर ऊंची आवाज़ में बातें कर रहे थे। उनकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो सिर्फ चंद एक करेट ही उठाने आए हैं। शायद उनमें ऐसी खुराक थी जिसके ख़राब हो जाने का अंदेशा था। खुदा खुदा करके ये लोग मतलूबा करेट उठाकर बाहर ले गए। फिर गेट बंद कर दिया गया जब तक बाहर वाला ट्रक सामान लेकर वहाँ से चला नहीं गया। मैं खोखों के पीछे ही छुपा रहा। जब हर तरफ खामोशी छा गई तो मैं सामान के पीछे से बाहर निकला। गोदाम की छत से जो बल्ब लटक रहे थे वो रोशन हो गए थे। मैंने रोशनदानों की तरफ निगाह डाली। बाहर दिन की रोशनी मांद पड़ती जा रही थी। अब मुझे रात होने का इंतज़ार था। मैं अपने ताबूतनुमा करेट में से मशरूब की बोतल निकाल कर पीने लगा। गैस मास्क मेरी गर्दन में लटक रहा था। पिस्तौल मैंने जेब में रख लिया था। वक्त गुजरता चला गया। रोशनदान में से जो दिन की फीकी फीकी रोशनी दिखाई देती थी उसकी जगह अब अंधेरा छा गया था। मैंने घड़ी देखी। शाम के 7 बज रहे थे। मुझे कुछ देर मज़ीद वहाँ बैठना था। मेरे अंदाजे के मुताबिक गोदाम में अब किसी के आने का इम्कान बहुत कम था। ज़रूरी सामान गोदाम से ले जाया जा चुका था। थोड़ा बहुत चलने फिरने से मेरी टांगों का दौरान खून फिर से नॉर्मल हो गया था। पाँव की सूजन भी ख़त्म हो चुकी थी। जब रात के 8 बज गए तो मैं अल्लाह का नाम लेकर उठा और उन संदूकों की तरफ बढ़ा जो रोशनदान तक चले गए थे। मेरा वहाँ ज़्यादा देर रहना भी मुनासिब नहीं था। अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए था। मैं संदूकों के किनारों पर पाँव रखता ऊपर तक चला गया। सबसे आखिरी संदूक पर खड़े होकर मैंने एक बार गेट की तरफ देखा। गेट बंद था। फिर 4 जगहों से जुड़ी हुई रस्सी को खींचकर तसल्ली की। यह रस्सी नायलॉन की नहीं बल्कि नारियल की छाल की थी। अंडमान में चूँकि नारियल बहुत होता था इसलिए वहाँ नारियल की रस्सियाँ आम थीं और ये रस्सियाँ बेहद मजबूत होती हैं। मैंने उछलकर रोशनदान के जंगले को बाहर की तरफ करने के बाद उसमें सीमेंट सिमटा कर बैठ गया। बाहर निगाह डाली। बाहर रनवे की पट्टी पर थोड़े थोड़े फासले पर ज़मीनी रोशनी झिलमिला रही थी। इन रोशनियों के अलावा वहाँ सामने नारियल के दरख्तों तक कोई खंभे वाली रोशनी नहीं थी। नारियल के दरख्त रात के अंधेरे में घुल मिल गए थे। मैंने नीचे झांक कर देखा। गोदाम की दीवार वाकई काफ़ी ऊंची थी। यहाँ कुछ फासले पर एक फुटपाथ था जहाँ एक खंभे से लगी ट्यूब रोशन थी। उसकी रोशनी गोदाम की दीवार तक बराबर पहुँच रही थी। मैंने गहरी निगाह से जायजा लिया। गोदाम के आसपास कम अज़ कम इस जानब कोई इंसान दिखाई ना दिया। हो सकता है गोदाम के गेट की जानब पहरा लगा हो या यहाँ भी रात गहरी होते ही सिक्योरिटी वालों की गश्त शुरू हो जाए। मुझे जल्दी से काम लेना चाहिए था। मैंने रस्सी को लोहे के जंगले के साथ बांध कर नीचे गिरा दिया। मैंने उसे हिलाकर देखा। रस्सी आधी दीवार तक ही बमुश्किल पहुंची थी। इतनी बुलंदी से नीचे छलांग लगाने से आवाज़ भी पैदा होती है और मुझे चोट लगने का भी इम्कान था। मैंने गर्दन घुमाकर अपनी बाएं जानब देखा तो मुझे रोशनदान के मकाम से थोड़ी दूर ट्रश का ढेर सा दिखाई दिया। यह मेरे लिए गद्दे का काम दे सकता था। मैंने रस्सी को दोबारा ऊपर खींचकर उसे रोशनदान के अंदर की तरफ लटका दिया।
फिर संदूकों पर से उतरकर गोदाम में अपने ताबूतनुमा करेट के पास आया। अब मुझे अपने इस सबूत को आग लगाना थी। ऑक्सीजन मास्क को मैंने करेट के अंदर रखा, लाइटर रोशन किया, उससे एक कागज़ को आग लगाई और करेट के अंदर फेंक दिया। आग का शोला प्लास्टिक मास्क से लगा तो ऑक्सीजन ने हल्के से धमाके के साथ आग पकड़ लिया। फिर ये आग फोम के कंबल तक जा पहुंची। ताबूत में से धुआं और आग के नीले नीले शोलों की नुकीली जबानें बाहर निकल रही थीं। मैं दौड़कर संदूकों के ऊपर चढ़ गया, रस्सी की मदद से रोशनदान पर चढ़ा और रस्सी दूसरी तरफ फेंक दी। जंगला हिस्सा से उठाया और खुद भी एक माहिर और तजर्बेकार चोर की तरह नीचे लटक गया। मैं नीचे उतरता रस्सी के आखिरी सिरे तक आ गया, फिर उसे हल्का सा झकोला दिया और खुद को बाएं जाने वाले ट्रैश के ढेर पर गिरा दिया। मैं प्लास्टिक के रद्दी लिफाफों, खुश्क घास और रद्दी कागजों के ढेर में नीचे तक चला गया। मैंने एक तरफ से अपने आप को ट्रैश के उस ढेर में से निकाला और सामने वाले नारियल के दरख्तों को टारगेट बनाकर कोहनियों के बल उस तरफ रेंगने लगा। मैं घास और गार्डिनिया की झाड़ियों में से गुजरता रनवे पर आ गया। यहाँ थोड़े थोड़े फासले पर नीली और सुर्ख बत्तियाँ रोशन थीं। इस जगह को अबूर करते हुए मैं देखा जा सकता था, लेकिन आसपास मुझे कोई इंसान, कोई सिपाही या पहरेदार दिखाई नहीं दे रहा था। मैं खुदा का नाम लेकर अपने आप को रनवे पर ले आया और तेजी से रेंगता पट्टी की दूसरी तरफ नशे में अपने आप को गिरा दिया। फिर उठा और झुककर नारियल के दरख्तों की तरफ दौड़ने लगा। अब आगे खारदार तार की दीवार आ गई। ये खारदार तार लकड़ी की बलियों के साथ बंधी थी। उसके नीचे से गुजरने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसके ऊपर भी नहीं चढ़ा जा सकता था, क्योंकि तार में जगह जगह से नुकीले कांटे बाहर निकले हुए थे। मैं चंद कदम दीवार के साथ साथ मगरब की तरफ चला, फिर यह सोच कर रुक गया कि कहीं किसी पहरेदार से मुठभेड़ न हो जाए। मैं खारदार तारों वाली दीवार के साथ झुककर चल रहा था। कोई 50 कदम चलने के बाद आगे एक छोटा सा खुश्क नाला आ गया, जो खारदार तारों की बाढ़ के नीचे से गुजरता था। मगर जहाँ नाला बाढ़ के नीचे आता था, वहाँ बहुत सा झाड़ झंकार जमा करके डाल दिया गया था। मैं नाले में उतर गया और सूखी शाखों को एक तरफ से हटाने के बाद बाढ़ की दूसरी जानब चला गया। अब मैं आज़ाद था और एयरपोर्ट की हदूद से बाहर, लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं था कि आगे भी इसराइली सिक्योरिटी फोर्स वालों ने खारदार बाढ़ लगा रखी हो। सिर्फ एक ख्याल हिम्मत बंधा रहा था कि चूँकि इस सारे जजीरे को भारतीय हुकूमत की तरफ से इसराइल की तहवील में दे दिया गया है, इसलिए हो सकता है कि यहाँ सिक्योरिटी इतनी सख्त ना हो, क्योंकि जब इस जजीरे में कोई दाखिल नहीं हो सकता था तो फिर जंगल में शदीद सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं थी। ताहम मैं बेहद मोहतात और चौकन्ना था और नीम का झाड़ियों के करीब से होकर झुका झुका नारियल के झुंडों की तरफ बढ़ रहा था। मैंने पिस्तौल अपने हाथ में ले लिया था। मैंने पीछे गर्दन घुमा कर देखा। गोदाम की अजीम इमारत के रोशनदान में से मुझे धुआं सा निकलता दिखाई दिया। एयरपोर्ट टर्मिनल की रोशनियां दूसरी जानब रनवे पर खड़े एक भारी भरकम जहाज़ और चंद छोटे जहाज़ों को नुमायां कर रही थीं। यह बड़ा जहाज़ गलबन वही कार्गो तैयारा था जिसने मुझे लकड़ी के तबूत के जरिए यहाँ पहुँचाया था। मैं अभी नारियल के दरख्तों में पहुँचा ही था कि पीछे अलार्म की आवाज़ गूंज उठी। ये आग लगने का अलार्म था। इसके साथ ही गाड़ियों के दौड़ने, भागने और मोटरों की आवाज़ें आने लगीं। गोदाम की आग को बुझाने की कोशिशें शुरू हो गई थीं। इतनी देर में मुझे यकीन था कि मेरा करेट जल कर राख हो गया होगा और एयरपोर्ट के हुकाम ये मालूम न कर सकेंगे कि कोई बाहर का आदमी लकड़ी के एक करेट में छुप कर वहाँ पहुँचने में कामयाब हो गया है। मैं यही चाहता था। मेरी दूसरी कोशिश ये भी थी कि किसी सिक्योरिटी वाले से मुठभेड़ न हो, क्योंकि इसी सूरत में मेरे लिए उसको हलाक करना ज़रूरी था और उसकी लाश भी किसी बाहर के तकरीबकार की मौजूदगी का सबूत मुहैया कर सकती थी। खुदा का शुक्र है कि ऐसी कोई बात न हुई और मैं एयरपोर्ट की हदूद से निकलकर नारियल के झुंडों में आ गया। अब मैंने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा। ये दरख्त खुदरू थे और एक गैर हमवार मैदान पर से होते सामने वाली पहाड़ी की ढलानों तक चले गए थे। जजीरे की घास घनी और शबनम आलूद थी। नारियल के अलावा दूसरे गंजान और बड़े बड़े तनों वाले दरख्त भी उगे हुए थे। यहाँ हब्स गोदाम की फिजा से ज़्यादा था। मौसम गर्मा था। मुझे पसीना आ गया था। मुझे ना तो ये मालूम था कि इन पहाड़ों की दूसरी जानब क्या है और ना ये बात वाज़ेह थी कि मुझे रात कहाँ बसर करनी चाहिए। मैं नारियल के दरख्तों से गुजरने लगा। ये टेढ़े तनों वाले दरख्त साथ साथ उगे हुए थे। ऊपर इनकी शाखें एक दूसरे से मिल गई थीं। घास पर जगह जगह नारियल गिरे हुए थे। मैंने एक नारियल को दूसरे नारियल पर मार कर तोड़ डाला। कुछ पानी बाहर बह गया। बाकी पानी मैंने पी लिया और उसका गोदा खुरच कर थोड़ा सा खाया और फिर आगे चल पड़ा।
جزائر انڈیمان شاید ہمارے نوجوان دوستوں کے لیے اجنبی ہو۔ یہ جزائر 200 جزیروں پر مشتمل ہیں اور بھارت اور برما کے درمیان خلیج بنگال میں واقع ہیں۔ یہ بہت چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں اور ان کا رقبہ 20 مربع میل سے زیادہ نہیں ہے۔ ان جزیروں میں شروع سے بھارتی حبشیوں کے 4 جزیرے آباد ہیں۔ یہ لوگ پستہ قادسیہ فام اور اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو کبھی جنوب مشرقی ایشیا میں آباد تھی۔ انڈیا پر اپنا تسلط جمانے کے بعد انگریزوں نے ان جزائر پر بھی قبضہ کر لیا تھا اور یہاں خطرناک سیاسی اور جرائم پیشہ قیدیوں کو بھیجا جاتا تھا۔ یہ جزیرے ان دنوں کالے پانی کے نام سے مشہور تھے۔ یہاں کے حبشی باشندوں کی تعداد پہلے بہت زیادہ تھی مگر اب گھٹتے گھٹتے 600-650 رہ گئی تھی۔ موسلا دھار بارشوں اور تیز مونسون ہواؤں کی وجہ سے یہاں کا سمندر ہر وقت بھرا رہتا ہے۔ کسی زمانے میں یہ جزیرے ملئی اور چینی بحری قزاقوں کے اماج گاہ تھے۔ ناریل کے درختوں میں سے گزرتا ہوا میں پہاڑی کی چڑھائی چڑھنے لگا۔ ایک حقیقت سے میں پوری طرح باخبر تھا کہ یہ چھوٹا سا جزیرہ اسرائیلی فوجیوں کے زیر تسلط ہے اور ظاہر ہے کہ اس جزیرے کے جنگل میں یہاں کے مقامی جنگلی حبشی باشندے نہیں ہوں گے۔ ان کی جگہ ممکن ہے کہ یہاں برمی سیلونی یا بھارتی مزدور جنگل میں درختوں کی کٹائی وغیرہ کا کام کرتے ہوں اور انہیں ایئرپورٹ کی طرف آنے کی بالکل اجازت نہ ہو۔ اس بات کا بھی امکان تھا کہ یہودیوں نے یہاں اپنے آدمی کام پر لگا رکھے ہوں۔ ابھی تک مجھے گودام کے آس پاس جن لوڈروں یا مزدوروں کی باتیں سنائی دی تھیں وہ یہودی ہی تھے اور عبرانی میں بات کر رہے تھے۔ ابھی تک میں نے یہاں کسی آدمی کو نہیں دیکھا تھا۔ گمان غالب تھا کہ چونکہ اسرائیل کے ساتھ بھارت کے دوستانہ مراسم ہیں اور بھارت نے خصوصی رعایت کے ساتھ یہ چھوٹا سا جزیرہ کسی سیاسی مصلحت کی بنا پر اسرائیل کو دے رکھا تھا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں بھارتی مزدور یا فنی ماہرین بھی کام کرتے ہوں۔ یہاں کے جزیروں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ یہ مسلمان ان عرب تاجروں کی نسل میں سے تھے جو 871 عیسوی میں یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے اور جنہوں نے یہاں اپنی تجارتی چوکیاں قائم کی تھیں۔ ان کی زبان ایسی تھی کہ ان میں ملئی چینی تامل زبان کے علاوہ عربی زبان کے الفاظ بہت زیادہ تھے۔ یہ باتیں مجھے پہلے ہی سے معلوم تھیں، لیکن میں جس جزیرے کی پہاڑی عبور کر رہا تھا اس جزیرے میں یہودی کسی جزیرئی مسلمان کو رکھنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ یہودیوں کو اپنے جزیرے میں کسی مسلمان کی موجودگی کیسے گوارا ہو سکتی تھی؟ انہی خیالات میں ڈوبا میں پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ میں نے پستول جیب میں رکھ لیا تھا۔ دوسری طرف ایک چھوٹا سا جنگل تھا جہاں ایک جگہ مجھے روشنی جھلملاتی دکھائی دی۔ اس چھوٹے سے جنگل کے پار ایک خلا سا تھا جو یقیناً سمندر تھا۔ اس خلا کے پار ادھر ادھر سیاہ دھبے نظر آ رہے تھے جو چھوٹے چھوٹے ٹاپو یا جزیرے تھے۔ میں وہیں جھاڑیوں کے پاس سانس لینے کے لیے بیٹھ گیا۔ اب مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ وہاں ناریل کا ایک بھی درخت نہیں تھا۔ سامنے کوئی باقاعدہ راستہ بھی اندھیرے میں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سوچنے لگا اس روشنی کی طرف جاؤں یا نہ جاؤں۔ ہو سکتا ہے یہ اسرائیلی رجمنٹ کا آفس ہو، کیونکہ مجھے یہی اطلاع دی گئی تھی کہ اسرائیلی فوج سارے جزیرے میں پھیلی ہوئی ہے اور وہی وہاں کا انتظام انصرام کرتی ہے۔ بائیں جانب ایک نشیب پر روشنیاں جھلملا رہی تھیں۔ یہ رہائشی کوارٹر تھے اور یہاں سیکورٹی فورس یا فوج کا رجمنٹل آفس بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے پیچھے گردن گھما کر دیکھا۔ گودام کی آگ بجھا دی گئی تھی کیونکہ اس جانب سے کوئی ہلکا سا بھی شعلہ اٹھتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گاڑیوں کی دھیمی دھیمی آواز کسی وقت آ جاتی تھی۔ رن وے کی چمکیلی پٹی مغرب کی طرف روشن مانگ کی طرح چلی گئی تھی۔ ٹرمینل کی روشنی میں دو ایک جہازوں کے دھبے سے دکھائی دے رہے تھے۔ بائیں جانے والے نشیب کی روشنیوں میں شاید اس قید خانے کی روشنی بھی تھی جہاں مصر میں متعین مرحوم پاکستانی سفارتکار کی بیٹی سونیا قید تھی اور جس کو یہاں سے نکال کر اپنے ساتھ لے جانا میرا مشن تھا، اور اسی مشن کو لے کر میں یہاں آیا تھا۔ اندھیرا چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔ یہ اتنا گہرا اندھیرا تھا کہ 2 گز کے فاصلے پر مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے رات جنگل میں کسی محفوظ مقام پر بسر کرنی چاہیے اور پھر دن کی روشنی میں اس علاقے کا سروے کرنا چاہیے کہ یہاں میرے مشن کی کامیابی کے کیا امکان ہیں اور میں اپنے مشن کی ابتدا کہاں سے اور کیسے کر سکتا ہوں، کیونکہ سب سے پہلا مسئلہ میرا اس جزیرے میں اس حیثیت سے رہنے کا تھا کہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو کہ میں ایجنٹ ہوں۔ لیکن سوال یہ تھا کہ میں یہاں کس حیثیت سے رہ سکتا تھا۔ یہ سوال مجھے کافی دیر تک پریشان کرتا رہا۔ آخر میں وہیں شبنمی گھاس میں ایک پتھر سے ٹیک لگا کر دراز ہو گیا۔ کمانڈو مشن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی کمانڈو اپنے خفیہ مشن پر کسی علاقے میں جاتا ہے تو وہاں پہلے سے اپنا کوئی نہ کوئی ایجنٹ کسی بھیس میں موجود ہوتا ہے جو اس سے رابطہ قائم کر لیتا ہے اور اسے ابتدائی سہولتیں مہیا کرتا ہے۔
لیکن یہاں معاملہ بالکل مختلف تھا۔ نہ صرف یہ کہ میرے لیے یہ علاقہ اجنبی تھا، بلکہ سارے سیکٹر میں ہمارا کوئی ایجنٹ بھی نہیں تھا جس سے میں رابطہ قائم کر کے اس سے ابتدائی سہولت حاصل کرتا۔ یہ ابتدائی سہولت کمانڈو مشن میں ابتدائی طبی سہولت کی حیثیت رکھتی ہے اور کسی حد تک بہت ضروری سمجھی جاتی ہے۔ صرف میرا تجربہ، میرا حوصلہ اور ناموس وطن کے لیے جان پر کھیل جانے کا جذبہ اور میرا خدا میرے ساتھ تھا۔ پہاڑی پر اوس کو زیادہ ہی گر رہی تھی، بھوک کی وجہ سے بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہاں کوئی درخت بھی نہیں تھا کہ جس کے سائے میں لیٹ کر مجھے کم از کم گرتی ہوئی شبنم سے ہی نجات مل جاتی۔ پھر میں اٹھا اور ڈھلان کی طرف اترنے لگا۔ اندھیرے میں ٹھیک طرح سے دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ ایک جانب ڈھلان پر مجھے کسی درخت کی چھتری سی نظر آئی۔ اس قسم کا درمیانے قد کا درخت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ کوئی استوائی درخت تھا۔ میں اس کے نیچے آ گیا۔ یہاں ہلکی ہلکی گرمی تھی۔ مجھے اندھیرے میں سانپ اور بچھو کا بھی خطرہ تھا۔ میں نے زور زور سے گھاس پر پاؤں مارے کہ اگر سانپ یا بچھو وہاں کہیں چھپا ہوا ہو تو بھاگ جائے۔ پھر میں درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ گڑ گڑاہٹ کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ پہلے تو نیند میں مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے توپ کا گولہ فائر کیا ہو۔ درخت سے نکل کر اوپر دیکھا تو ایک طیارہ تیزی سے میرے سر کے اوپر سے گزر کر ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے جا رہا تھا۔ اور اس کے دونوں بازوؤں کی بتیاں جل بجھ رہی تھیں۔ آسمان کا رنگ زمرد جیسا ہو رہا تھا۔ پھوک پھٹ رہی تھی۔ میں نے ڈھلان کے نیچے دور اس روشنی کو دیکھا جو رات کو جھل ملاتی تھی۔ روشنی ابھی تک اسی طرح جھل ملا رہی تھی۔ میں اس علاقے سے گریز کرنا چاہتا تھا، کیا معلوم یہ سیکورٹی فورس والوں کی کوئی پوسٹ ہو۔ میں تھوڑا سا زاویہ بدل کر ڈھلان پر نیچے اترنے لگا۔ پہاڑیوں پر اترنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ میں بہت جلد پہاڑی کی ڈھلان سے نیچے وادی میں آ گیا۔ اس علاقے کو وادی نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ وہ کھڈوں سے بھری ہوئی تھی اور زمین بھی اونچی نیچی تھی۔ پھوک پھٹنے کے بعد کی پھیکی روشنی میں گھاس، درخت اور کھڈ نالے نظر آنے لگے تھے۔ کھڈیں زیادہ گہری نہیں تھیں مگر ان کی دیواریں بالکل سیدھی تھیں اور ان کے اندر گھاس پھوس اور جنگلی جھاڑیوں کی بھرمار تھی۔ ایک چھوٹا سا تالاب آ گیا۔ پانی کو ادھر ادھر کر کے منہ ہاتھ دھویا۔ پیاس اتنی نہیں تھی لیکن بھوک بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ اگرچہ کمانڈو 3-4 روز بھوکا رہ کر گھاس پھوس پر گزارا کر سکتا ہے، لیکن یہاں ناریل اور جنگلی شریفے کے درخت بہت تھے۔ میں نے اس کی شاخوں سے 6-7 شریفے توڑ کر وہیں کھڑے کھڑے کھا لیے۔ طبیعت سیر ہو گئی۔ انڈیمان کے شریفوں کا سائز ہمارے ہاں کے شریفوں سے دگنا تھا۔ میری داڑھی فرنج کٹ تھی، سر کے بال چھوٹے چھوٹے تراشے ہوئے تھے۔ جیب میں انڈین کرنسی اور جرمن آٹومیٹک پستول تھا۔ اس کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنے سگنل کوڈ مجھے زبانی یاد تھے۔ میں نے ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ دن کی روشنی بڑھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ زمین کا رنگ سیاہ تھا اور آس پاس جھاڑیاں بڑے بڑے ہاتھیوں کی طرح بیٹھی ہوئی لگتی تھیں۔ آسمان پر بادل کچھ زیادہ ہی جمع ہو گئے تھے اور لگتا تھا کہ بارش ہوگی۔ بارش سے پہلے میں اس چھوٹے سے جنگل سے نکل کر کسی محفوظ مقام تک پہنچ جانا چاہتا تھا، مگر میں بے حد محتاط بھی تھا اور چاروں طرف سے چوکنا اور ہوشیار تھا کیونکہ یہ کوئی غیر آباد جزیرہ نہیں تھا۔ یہ ایک طرح سے اسرائیلی فوجی علاقہ تھا اور کوئی تعجب نہیں تھا کہ انہوں نے جنگل کے باہر بارودی سرنگیں زمین میں دبا رکھی ہوں۔ بارودی سرنگیں نہ بھی ہوں، کسی نہ کسی گشتی پارٹی سے مٹ بھیڑ ضرور ہو سکتی تھی جس سے میں ہر حالت میں بچنا چاہتا تھا، کیونکہ میں یہاں جان بوجھ کر یہودی فوجیوں سے دو بدو مقابلہ کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ مجھے چھپ کر یا بھیس بدل کر اپنے ٹارگٹ تک پہنچنا تھا۔ یہ ٹارگٹ سونیا تھی۔ سونیا جس کا باپ اس کی جدائی میں مر چکا تھا اور جس کی ماں اس وقت قاہرہ کے اسپتال میں اپنی بیٹی کا تصور جمائے پڑی تھی۔ سونیا ایک مدبر اور معزز پاکستانی سفارتکار کی بیٹی تھی جو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی، جو نیوکلیئر فزکس میں ایم اے کرنے کے بعد ڈاکٹریٹ کی تیاری کر رہی تھی کہ اپنے باپ کے ساتھ اغوا ہو گئی اور اسے اسرائیل پہنچا دیا گیا۔ ادھیڑ عمر باپ یہودیوں کا تشدد برداشت نہ کر سکا اور جب غیر ملکی دباؤ زیادہ ہوا تو یہودیوں نے سونیا کو انڈیمان کے اپنے زیر نگیں بھارتی جزیرے میں پہنچا دیا۔ مجھے اس روشن ذہن پاکستانی لڑکی کا سراغ لگا کر اسے دشمن کی قید سے نکال کر قاہرہ اس کی پاکستانی والدہ کے پاس پہنچانا تھا۔